दोस्तों नमस्कार। पिछले 4-5-6 दिनों से बिहार के अंदर जो सियासी ड्रामा चल रहा था, फाइनली उस ड्रामे का अंत हो चुका है और नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के जो महागठबंधन था उसको तोड़ करके और एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व वाला जो एनडीए गठबंधन है उसमें जा कर के वो शामिल हो चुके हैं। सरकार बदल चुकी है। सरकार नहीं बदली है, अगर ये कहें कि विपक्ष बदल चुका है तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन ये सब जो कुछ हुआ है अभी, इसको लेकर के एक बहुत ही कॉमन सा सवाल अभी सभी के दिलो दिमाग में चल रहा है, और वो सवाल ये है कि इस बार जब नीतीश कुमार ने इस तरीके से पलटी मारा है तो आखिर इसका क्या असर होगा, है ना। आरजेडी के ऊपर क्या असर होगा, जो इंडिया अलायंस की बुनियाद रखी थी नीतीश कुमार ने, उस अलायंस के ऊपर क्या असर होगा, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि खुद नीतीश कुमार के ऊपर, इनकी पार्टी जेडीयू के ऊपर, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। आज हम लोग इन्हीं कुछ बिंदुओं के इर्द गिर्द इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर इसके जो असर हैं वो नीतीश कुमार के ऊपर क्या पड़ेंगे। इसके बाद बाकी की बात जो हम करेंगे, उससे पहले आपको एक चीज़ और समझना होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को नीतीश कुमार की ज़रूरत क्यों पड़ी। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ और उद्घाटन से पहले नरेंद्र मोदी सहित, अमित शाह सहित बीजेपी के तमाम नेता, इनका जो पूरा मीडिया है इनका, और इनका जो पूरा प्रचार तंत्र है, आईटी सेल है, सभी लोग यही सुर लगा रहे थे कि इस बार 400 पार, इस बार 350 पार। लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन संपन्न हो चुका और जिस तरीके से लोगों का रिएक्शंस आया, उससे नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, बाकियों का तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये चीज़ समझ में आ गया कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा 2024 के अंदर, उसमें बहुमत का आंकड़ा यानी 272 का आंकड़ा पार करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इधर इंडिया अलायंस लगातार मजबूत होता जा रहा था। और जब से इंडिया अलायंस बना था तभी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसको तोड़ना चाहते थे, इसके नेताओं में दरार डालना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने अनवरत कोशिश किया। और उसी कोशिश के अंदर नीतीश कुमार भी हैं। भारतीय राजनीति के अंदर ये कहा जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी है, दिल्ली का जो सिंहासन है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार के अंदर लोकसभा की 40 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी का दाल गलना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर अखिलेश यादव जो है ऑलरेडी अलायंस का हिस्सा बन चुके थे और उनको तोड़ना जो है मुश्किल था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ ऐसा करना इनके लिए बहुत आसान था, क्योंकि पूर्व में भी नीतीश कुमार ने इस तरीके से खेल किया है, इस तरीके से अल्टी पल्टी मारने का खेल इन्होंने किया है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार को टारगेट किया, क्योंकि बिहार के अंदर अगर लोकसभा के चुनाव की बात करें तो नीतीश के बिना नरेंद्र मोदी, बीजेपी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी का बिहार में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसके बल पर उन्हें लोकसभा में सीटें आ सकें, और इसीलिए वहाँ पर नीतीश का साथ इनके लिए बहुत ज़रूरी था। और जब बात ये मोदी जी और अमित शाह, तब इन्होंने नीतीश कुमार के चारों तरफ जाल फेंकना शुरू किया और नीतीश कुमार उनके जाल में आकर के फंस गए। कारण चाहे जो भी रहा हो,
जो भी मजबूरियाँ रही हों नीतीश कुमार के सामने, लेकिन नीतीश कुमार अंततः जो है वो नरेंद्र मोदी के जाल में आकर के उलझ चुके हैं, फंस चुके हैं, और अब वो एनडीए के साथ आकर के खड़ा हो चुके हैं। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। नीतीश कुमार एक बहुत मंझे हुए राजनेता हैं, जिनको कि राजनीति की बारीकियां बहुत नेक्स्ट लेवल की वो समझते हैं और एक एक कदम बहुत सोच समझ करके उठाते हैं। इस अलायंस का ये जो नया गठबंधन नीतीश कुमार ने अभी किया है, इसका क्या असर पड़ेगा ये उनको भी भली भांति पता है, क्योंकि जो तरीका है राजनीति करने का बीजेपी का, वो किसी से छुपा नहीं इस देश के अंदर। और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुलेआम पटना के अंदर ये ऐलान कर दिया था कि हम हिंदुस्तान के अंदर से क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देंगे। और इतना ही नहीं, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपको इसी देश में देखने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी ने अपने ही सहयोगियों को ख़त्म कर दिया, उनको तोड़ दिया। बीजेपी वो बड़ी मछली है जो अपने आसपास की सभी छोटी मछलियों को ख़त्म कर देती है, निगल जाती है। और नीतीश कुमार भी इस चीज़ के शिकार होने वाले हैं और ये बात इनको भली भांति पता है। तो ये जो गठबंधन हुआ है, सबसे पहले तो नीतीश कुमार की जो उपयोगिता है वो सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक है। उसके बाद इनको ठिकाने लगा दिया जाएगा और ये भी संभव है कि इनकी जो पार्टी है जेडीयू वो ख़त्म हो जाए, टूट जाए, विलीन हो जाए और नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर है वो समाप्त हो जाए। ये जो फैसला है नीतीश कुमार का, ये एक बहुत ही आत्मघाती और बहुत ही सुसाइडल फैसला है। लेकिन ऐसी ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जिसके वजह से इतना आत्मघाती फैसला नीतीश कुमार करने पर मजबूर हो गए। तो जेडीयू और नीतीश कुमार के ऊपर इस अलायंस का जो असर होगा वो बहुत ही नकारात्मक होने वाला है, जो कि आने वाले समय में 2-4 महीनों में, 6 महीने में आपको देखने को मिल सकता है। ये बात हो गई नीतीश कुमार की और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की। अब अगर बात करें कि जिस उद्देश्य के साथ नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया है, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति हो पाएगी? अगर गणित की बात करें और नंबर्स की बात करें तो ऐसा लगता है, सामान्यतः ऐसा लगता है कि जब बिहार के अंदर नीतीश कुमार जिस भी पार्टी के साथ जाते हैं तो लोकसभा के चुनाव में उसका जो पलड़ा होता है भारी हो जाता है ना। तो इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जब चले गए अब मोदी जी के साथ, तो लोकसभा के चुनाव के अंदर उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगा। और बीजेपी के लोग अभी ये क्लेम भी करने लगे हैं कि हम 40 की 40 सीटें जो हैं वो जीत करके नरेंद्र मोदी के झोली में डाल देंगे। लेकिन क्या इस बार ऐसा सच में होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि राजनीति के अंदर ना, ठीक है, चुनावी गणित गुणा भाग चलता है, लेकिन राजनीति के अंदर इसके अलावा भी 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक साख और दूसरा सहानुभूति, क्रेडिबिलिटी एंड सिंपैथी। और इन दोनों ही बिंदुओं पर नीतीश कुमार खरे नहीं उतरते हैं। एक तरफ इनके इस फैसले से, इस बार पलटी मारने से इनकी साख, इनकी क्रेडिबिलिटी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि पूरे देश में इनके इस डिसीजन का आलोचना किया जा रहा है सभी लोगों के द्वारा। तो इनकी साख तो ऐसे ही ख़त्म हो चुकी है। लेकिन दूसरे तरफ जो सहानुभूति की बात है, तो ये आरजेडी के नेता
तेजस्वी यादव के साथ जाता है। क्योंकि तमाम, आप अगर ध्यान दीजिए, तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी आपको पता है कि तेजस्वी यादव खुद, उनके पिता लालू यादव, माँ, बहन, हर किसी को ईडी ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। हर किसी को समन पर समन भेजती है। तमाम तरह की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। इसके बावजूद 30-32 साल का ये जो नौजवान लीडर है तेजस्वी यादव, ये नरेंद्र मोदी के साथ किसी भी सूरत में समझौता करने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी का डट करके और पूरी हिम्मत के साथ मुकाबला कर रहा है। और ये चीज़, ये जो हिम्मत है, उसको सिर्फ बिहार की जनता नहीं देख रही है, बल्कि पूरे देश के लोग उसको देख रहे हैं। और इससे तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता है उसमें भी इजाफा हुआ है। और उनका जो एक राजनीतिक परिपक्वता है उसकी भी लोग खूब प्रशंसा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जिस उद्देश्य के साथ मोदी और शाह ने इस बार नीतीश कुमार को अपने पाले में लिया है, उसको बिहार की जनता नकार दे। और जो अपेक्षित सीटें हैं कि सोच रहे हैं कि हम 40 में से 40 सीटें जीत जाएंगे, हो सकता है कि इस बार ऐसा नहीं हो, क्योंकि सहानुभूति तेजस्वी यादव के साथ है, लालू परिवार के साथ है। और अगर सहानुभूति वोट में बदल गई तो पूरा जो सीन है ना वो बदल जाएगा और नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और इसका मतलब साफ है। अगर अभी तक जो मैंने कहा, अगर इन सभी चीज़ों को मैं एक लाइन में अगर समअप करने की कोशिश करूं और कहूं, तो इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार के इस फैसले से आरजेडी को फ़ायदा होने वाला है। भविष्य में नीतीश कुमार और इनकी पार्टी को और नरेंद्र मोदी को नुकसान होने की पूरी संभावना है। अब बात करें इंडिया अलायंस की, तो जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया अलायंस के सूत्रधार नीतीश कुमार थे। ये वो पहले व्यक्ति थे जो हर राज्य में जा कर के नेताओं से मिलते थे और उनको एक प्लेटफॉर्म पर, एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश की है। और अब मेन असली मौके पर ही ये उस अलायंस को धोखा दे करके और जा रहे हैं। लेकिन इससे इंडिया अलायंस को नुकसान होने की संभावना न्यूनतम है। बल्कि जो राजनीतिक जानकार हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार का इस अलायंस से जाना इस अलायंस के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो उद्देश्य क्या था कि बिहार के अंदर लोकसभा की सीटें है ना, 40 की जो 40 सीटें हैं उस पर किसको ज़्यादा विजय मिलेगी। इसी सोच के साथ मोदी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लेकर के वो आए हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार की जो साख है, जो इनकी गरिमा है, वो गिर चुकी है, जब इनकी एक पहचान एक सिद्धांत विहीन, एक मौका परस्त, एक अवसरवादी नेता के रूप में अब हो चुकी है इस देश के सामने, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि बिहार की जनता इनको वोट देगी इनके नाम पर। तो जाहिर सी बात है कि इससे इंडिया अलायंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। और आखिरी बात कि ये जो गठबंधन नीतीश कुमार ने किया है एनडीए के साथ, इसकी उम्र क्या होगी, यानी कि ये कितने समय तक चलेगा, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें जो है वो क्लियर होगी, क्योंकि राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। और एक घटना के साथ में जब कोई भी एक घटना होती है तो उससे कई तरह के संभावनाएं निकलती हैं और बनती हैं, और भविष्य में पता चलता है कि उसका एक्यूरेट क्या रिजल्ट हुआ। तो ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है अभी बिहार की राजनीति के अंदर, बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर, इसका एक्यूरेट क्या रिजल्ट होगा, ये अगले 2-3 महीनों में पूरी तरीके से पिक्चर साफ हो जाएगा।
और पूरे देश को, न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को पता चल जाएगा कि इसका क्या अंतिम परिणाम निकल करके सामने आया है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जो लोग भी हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे विचार से जो सहमत होते हैं, वो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं भी जहाँ पर शेयर करने की संभावना है वहाँ पर शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।